ओके। तो कल हमने अगर किसी का भी ऑनलाइन या फिजिकल स्टूडेंट में से कल के टॉपिक, क्योंकि हमने जेनेरिक क्लास ली थी, स्पेशली उसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे नए दो स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि बेसिकली बिल्कुल ही नेटवर्किंग से दूर हैं, तो उनको दोबारा इस में शामिल करने के लिए हमने एक्सप्लेन किया कि जी ये लेयर्स, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 में हमने ये लेयर्स को कंप्लीटली बात की हुई है, लेकिन कल मैंने दोबारा उनको एक्सप्लेन किया ताकि आपको आइडिया हो कि लेयर्स, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि स्टूडेंट को जब ये कहा जाए कि लेयर्स, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बल्कि आज आपके सामने कुछ देर पहले पिछली क्लास में एक इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट थे, तो उसको मैंने कहा ये चीजें आपने की हुई हैं, कहता नहीं सिर्फ देखी हुई, मैंने गुजारी हुई है। तो हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से जब नेटवर्किंग पढ़ाई जाती है तो उसको दिखाया नहीं जाता स्टूडेंट को, इसलिए वो समझता नहीं है। तो हमने यहाँ पे आपके लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि आप जब चीजों को देख लेते हैं तो देखी हुई चीज बड़ी मुश्किल से ही भूलती है, भूल भी जाए तो फिर भी कुछ ना कुछ उसका जेहन में होता है और आदमी अगर चाहे तो दोबारा उसको कैच कर सकता है। तो कल हमने क्लास में ये चीज स्टडी की थी कि हमारा ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन का मेथड है वो हमने मुख्तलिफ, जैसे मैंने इस लफ्ज इस्तेमाल किया था, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो हमने अपने इस कम्युनिकेशन के मेथड को भी मुख्तलिफ टास्क में डिवाइड कर दिया। तो कल हमने कहा कि जी यू मे कॉल इट टास्क 1, यू मे कॉल इट टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, और फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5। तो हमने कोशिश ये की, और अगर आप लोग, क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से आपका तल्लक है, आपको पता है कि जब भी आप अपना प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक होता है कि जी यू गो फॉर दी, बाय राइटिंग योर प्रोसीजर्स और बाय राइटिंग योर फंक्शंस, आप अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करते हैं। और अगर आप ऊप में चले जाते हैं तो देन यू राइट योर क्लासेस एंड यू राइट योर ऑब्जेक्ट्स एंड देन यू यूज इट। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वहां पर भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर कर लें। यहां पर भी हमारा मकसद ये है कि अगर एक ही, क्योंकि अगर आपने मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है, फंक्शन क्या करती है कि आप एक काम आपने अगर रिपीटिव करना है तो इंस्टेड ऑफ के आप उसी कोड को 100 दफा पेस्ट करें और बाद में पता चले कि जी एक दफा कम हो गया है तो मसला होगा। लेकिन अगर आप वो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं देन यू कैन कॉल दिस फंक्शन एंड यू कैन यूज इट। और अगर आपको कोई चेंज भी करनी होती है तो इट बिकम वेरी इजी। एक ही जगह पे आप चेंज करते हैं, हर जगह पे वो चेंज इंप्लीमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप को कहा जाए कि जी आपने 1000 जगह पे ये लिखा हुआ है कोड, अब 1000 जगह पे एक एक पे जाओ और सबको चेंज करो, वेरी डिफिकल्ट, और उसको कोई फायदा भी नहीं होगा। अगर सही भी कर दो तो इट विल बी टू टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन चांस ये है कि जब आप 1000 दफा चेंज करेंगे तो हो सकता है कि 900 दफा हो जाए, 950 दफा हो जाए, 999 दफा हो जाए, एक दफा भी अगर नहीं हुआ तो आपका बॉस आपको कहेगा इस समझे निकले, काम नहीं कर रहा। तो यहां पर भी हमने अपने काम को मुख्तलिफ फंक्शन में, जिसको यहां पे हम फंक्शन कहने के बजाय लेयर्स कह देते हैं, तो हमने इन लेयर्स का जो नाम रखा वो हमें वही इस्तेमाल करने होंगे कि हमने कहा जी सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लेयर है, फिर हमने कहा कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर हमने कहा कि हमारी नेटवर्क लेयर है, फिर हमने कहा कि हमारी डेटा लिंक लेयर है, और आखिर में हमने कहा कि हमारी फिजिकल लेयर है। कल हमने बताया कि इस लेयर में हर लेयर का अपना एक फंक्शन है और उस फंक्शन को वो अपने हेडर के जरिए इंप्लीमेंट करवाती है, और इस हर लेयर जो अपना हेडर ऐड करती है, इस फिनोमिना को हमने कल पढ़ा था कि इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसी तरह जब ये इनकैप्सुलेटेड पैकेट कैरी किसी भी इंटरमीडिएट डिवाइस या एंड डिवाइस के पास पहुंचता है तो वो या तो इन हेडर्स को रिमूव कर देती है, क्योंकि असल में जो चीज है वो तो जो एप्लीकेशन ने जनरेट किया। जैसे मैं नॉर्मली ये कहता हूं कि हमारा मिसाल तो पे रोड है, ये रोड आपके टैक्स के मनी से बना है, चाहे वो M1 है यानी मोटरवे है, आपके टैक्स के पैसे से बना है, और इसलिए बना कि आपको फायदा मिले, आपको सहूलत मिले। कभी वो मोटरवे पुलिस के लिए नहीं बना,
कि जी मोटर पे पुलिस उस पर जाएगी तो देखे कितना अच्छा होगा, नहीं। लेकिन वो आप मोटर पे पुलिस भी आपके सफर को सिक्योर करने के लिए, आरामदेह बनाने के लिए मौजूद होती है। इसी तरह असल जो चीज हमारे नेटवर्क पे जानी चाहिए, दैट इज अवर डेटा। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि इस वक्त जो चीज मेरी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देयर आर एज कंपेयर टू दी फिजिकल स्टूडेंट, वी हैव मोर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हियर, यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। अब ये बेसिक ऑब्जेक्टिव तो मेरा ये है कि मेरा ये डेटा इन तक पहुंचे, अबूजर तक पहुंचे, बाबर तक पहुंचे, हरीम तक पहुंचे, साग तक पहुंचे एंड सो ऑन। लेकिन इसको पहुंचाने के लिए हमें कुछ एडिशनल पुलिस में कह लें वो साथ लगानी होगी, जिसको हम हेडर कहते हैं। लेकिन जब जो चीज अबूजर को आखिर में मिल रही है, जो कि वो एंड डिवाइस है, उसको ये मिल रही है जो मैं यहां से भेज रहा हूं, उसको वो हेडर्स में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। तो उन हेडर्स को रिमूव करने के अमल को कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। डी इनकैप्सुलेशन। फिर हमने कहा कि बाद जगहों पे हमें ये भी रास्ते में, स्पेशली इंटरमीडिएट डिवाइसेस में ये जरूरत होती है कि हम पुराने वाला हेडर रिमूव करते हैं और नया वाला हेडर ऐड कर देते हैं। तो इसको कहते हैं री इनकैप्सुलेशन। री इनकैप्सुलेशन। तो हमने कल ये तीनों चीजों को डिस्कस किया, ठीक है। तो एजाज आज से हम एक एक लेयर को, क्योंकि हमने तो कहा यहाँ हेडर ऐड होता है, लेकिन हमने ये देखना होगा कि हर एक, जैसे मैंने कल भी कहा कि हर एक लेयर पे एक या एक से ज्यादा प्रोटोकॉल्स मौजूद है। प्रोटोकॉल क्या है? दे आर द रूल ऑफ कम्युनिकेशन। दे आर द रूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और इन प्रोटोकॉल, हर प्रोटोकॉल का अपना एक सेंटेक्स यानी ऑर्डर होता है और अपना एक सेमेंटिक यानी मीनिंग होता है। हर प्रोटोकॉल का अपना एक मीनिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिमेंटिक। जैसे मिसाल के तौर पे इवन अगर कोई भी 1010 लिखता है या 1011 लिखता है, कुछ भी लिखता है, एक तो इसका ऑर्डर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर टू, ये कुछ बोलेगा, इसका मकसद है, ऐसे किसी ने नहीं ऐड किया। पुलिस को रोड पे छोड़ना, उसका एक मकसद है, एक मीनिंग है कि जो ही आप उसको देखते हो, आप अपने आप को प्रॉपर कर देते हो। अगर स्पीड ज्यादा है तो कम कर देते हो, गलत लेन में हो तो सही लेन में आ जाते हो, मिसाल के तौर पे। तो अगेन दीज प्रोटोकॉल्स आल्सो हैव सर्टेन syntax and semantic। तो every header has its own syntax and semantic। तो इसका मतलब कि फिर हमें हर एक को डिटेल में देखना होगा। इसमें हमने, जैसे कल भी मैंने आपको कहा कि वी स्टार्ट विद लेयर नंबर 1। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो विल गो टू चैप्टर नंबर 2 लेयर, देन लेयर नंबर 3 लेयर, देन नंबर 4 लेयर एंड फाइनली टू लेयर 5। तो जब ये 5 लेयर कंप्लीट हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि 90% ऑफ द कोर्स इज ओवर। क्योंकि आखिरी में कुछ चैप्टर, जो एक दो चैप्टर हैं, वो एक ट्रबल शूटिंग पे और एक कुछ थोड़ी सी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन है अबाउट दी सिक्योरिटी। क्योंकि आज के दौर में, क्योंकि एक कोर्स है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, तो आज के दौर में आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी हैज बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क्स। बल्कि नेटवर्क के लोगों से सिक्योरिटी के लोगों की अगर आप सैलरी को देखें तो दैट इज हायर। और उसकी रीजन ये नहीं है कि नेटवर्क वाले कमजोर हैं, उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी वाले को नेटवर्क भी आना है और सिक्योरिटी भी आना है। जबकि सिक्योरिटी वाले को, नेटवर्क वाले को अगर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं भी आती तो चले, लेकिन कम से कम बेसिक नो हाउ होना जरूरी है। इसलिए आपको एक चैप्टर अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाया जाता है। और क्योंकि आप सीसीएनए कर रहे हैं, तो सीसीएनए करने का मकसद ये होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी इंप्लीमेंटेशन या ट्रबल शूटिंग के टास्क हैं, इंप्लीमेंटेशन या ट्रबल शूटिंग के टास्क हैं, वो आप करके दे सकते। मिसाल के तौर पे, जिससे कल कल आप लोग जब आए तो यहाँ पे हमारा लोकल जो वायरलेस लैन था वो काम नहीं कर रहा था।
लेकिन जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने इनको कहा कि 10 मिनट के बाद फिर चेक करो। क्या मतलब मैंने किसी को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि यहाँ पे एक मसला है, इस अमल को उन्होंने उस मसले को 10 मिनट में वाकई रिमूव कर दिया और इन्होंने चेक किया कि जी हाँ अब मैं कनेक्ट हो रहा हूं। इस अमल को क्या कहते हैं? ट्रबल शूटिंग। क्या आपने आपने अगर ये काबिलियत, ये नॉलेज, ये स्किल मौजूद है तो देन डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर वो बंदा 3 दिन तक कहता है जी पता नहीं था, अपने किसी दोस्त से पूछूंगा या किसी दोस्त को बुलाऊंगा वो आके ये देखे, तो लाजमी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन 1 दिन बर्दाश्त करेगी, 2 दिन करेगी, फिर कहती जी आप जाएं, हम कोई और बंदा रख लेंगे। तो इसलिए आपके लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सीसीएनए के बंदे के लिए कि उसको उसको इम्प्लीमेंटेशन, यानी अगर कोई नया डिपार्टमेंट बना, नई बिल्डिंग बनी और आपको कहा जाए कि जी इसमें नेटवर्क में ऐड करो, ठीक करो, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और अगर एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कोई मसला आ जाए तो आप उसको रिमूव कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। तो वो आखिरी 2 चैप्टर्स में करके दिस कोर्स कंप्लीट्स। बात समझ आ गई? ओके। तो मैंने जैसे कल कहा था कि जी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी फिजिकल लेयर का पर्पस क्या है, क्योंकि हर चीज का, कल भी कहा था, कोई भी चीज बगैर पर्पस के नहीं होती। चाहे वो इंसान है, चाहे वो हैवान है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो समंदर है, एवरीथिंग। जिस तरह के अल्लाह की उसमें सिस्टम में हर चीज का मकसद है, तो लाजमी तौर पे नेटवर्क में भी हर चीज का मकसद है। फिर हम देखेंगे कि इस लेयर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक देखने के बाद हम इसका एक मेन आइटम जो कि है मीडियम, जो कि है मीडियम, जिसमें एक तरफ हमारा गाइडेड मीडियम्स है और एक तरफ हमारे अनगाइडेड मीडियम्स, और ये दोनों का खत्म होने का कोई चांस नहीं। यानी कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जी शायद हम तो नॉर्मली स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि जी ये वायर तो अब हमें कहीं नजर ही नहीं आती, इसकी क्या जरूरत है कि आप हमें पढ़ाते हैं। क्योंकि उनको तो मिसाल के तौर पे ज्यादातर वो जब यूज कर रहे होते हैं तो वाईफाई को यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब भी आप यहाँ पे लैब में आते हैं, और स्पेशली आप दोनों के यहाँ पे मुख्तलिफ नेटवर्क्स मौजूद हैं इस लैब के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, सिस्को कैड, सिस्को लैब, सिस्को चेयरमैन सीएससी, और इसके अलावा और सिस्को कैड, सिस्को एडमिन, मुख्तलिफ नेटवर्क से मौजूद हैं। ये सिर्फ आपके लिए। तो आप कहेंगे जी हमें एसएसआईडी तो नजर आ रहा है, पासवर्ड नहीं है हमारे पास। तो आपके ग्रीन बोर्ड के ऊपर पासवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप वहां से उनको नोट कर लें अपने लैपटॉप्स में, अपने मोबाइल्स में, उसको ऐड कर दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, और इस्तेमाल करें। ठीक। तो कहने का मकसद मैं ये था कि हमारे पास, हमारे जो यूजर है वो समझता है कि शायद सब कुछ वाईफाई है, सब कुछ वायरलेस है, सब कुछ वायरलेस है, सब कुछ सेलुलर है, बस इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं। लेकिन मैं उनको ये बताता हूं फिर हमेशा कि जनाब इनके दोनों के पीछे गाइडेड मीडियम है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जी यहाँ वाईफाई है, बड़ा अच्छा है, चले जी मान लेते हैं ये बात। अब ये अच्छा वाईफाई आपको सिर्फ इस डिवाइस तक कनेक्ट कर रहा है, लेकिन उस डिवाइस आगे के कहां से जा रहा है, वो ये आपके दरवाजे के साथ वो बॉक्स लगा हुआ है। उस बॉक्स का मकसद ये है कि आपको आगे लेकर जाए। तो वहां पे कॉपर भी हो सकता है, वहां पे फाइबर भी हो सकता है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को जब आगे लेकर जाएंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉपर केबलिंग, विल बी टॉकिंग अबाउट द कोएक्सियल केबलिंग, विल बी टॉकिंग अबाउट द यूटीपी केबलिंग, we'll be talking about the fiber optic cabling, and finally we'll be talking about the wireless medium. So in this way this chapter becomes quite interesting and important. ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा पहला जो टॉपिक है वो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, दैट इज द पर्पस ऑफ द फिजिकल लेयर। तो कल भी हमने ये बात की थी कि इसके लिए जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड बी connected to your local network, to your local network। जैसे मिसाल के तौर पे इफ आई कैन शो यू हेयर, तो मैं इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं,
तो अगर मेरे स्टूडेंट जिनकी तादाद अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी अबू जर, बाबर, हरीम, सुलेमान और सुभान मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो इसके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले मैं अपने लोकल नेटवर्क जो कि ईडीआरओम है उसके साथ कनेक्ट हो जाऊं। फिर कल भी बताया था कि हर एक डिवाइस में जिसने नेटवर्क से कनेक्ट होना है उसके अंदर एनआईसी कार्ड का होना जरूरी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना जरूरी है। और हर टेक्नोलॉजी का ये नहीं कि आपने बस एक कार्ड लगा दिया और वो ऑल इन वन है, नहीं, हर टेक्नोलॉजी का अपना कार्ड होता है। जैसे कल मैंने आपको ईथरनेट का कार्ड क्लास में दिखाया है कि अगर आप चाहते हैं कि जी आपका डिवाइस ईथरनेट से कनेक्ट हो सके, देखिए आपके सामने जो आज की क्लास में हम कर रहे थे ईथरनेट स्विच है, इसके साथ हम डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पे वी नीड एनआईसी इन बोथ, इधर भी उधर भी। इसी तरह अगर हम वाईफाई, जैसे अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट हूं तो इसका मतलब यहाँ पे ईथरनेट कार्ड काम नहीं कर रहा, वाईफाई का एनआईसी काम कर रहा है जी। सर ये एसएसएच सिक्योर शेल में तो हम रिमोटली एक्सेस करते हैं स्विच को, तो उसमें तो स्विच में भी वाईफाई कार्ड या इस तरह कुछ होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब, अल्दो इससे थोड़ा सा वो आगे है, लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि अगर आज भी हम ये पिछली क्लास में कर रहे थे कि अगर ये स्विच है, ये स्विच आपके सामने पड़ा है, अब अगर मैं इस स्विच तक रसाई हासिल करना चाहता हूं, इस स्विच तक दो वजह से मैं इसके साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। एक तो अपना डेटा भेजने के लिए, मोस्टली यही हम आम यूजर का यही काम होता है कि वो चाहता है इसके जरिए उसकी ईमेल चली जाए, वो चाहता है कि इसके जरिए वो यूट्यूब पे चला जाए, फेसबुक पे चला जाए, व्हाट्सएप पे चला जाए, नेट अकेडमी पे चला जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन जो इसको ठीक करने वाला होता है वो डेटा भेजने के साथ साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करना चाहता है कि वो इससे क्या चाहता है। इस अमल को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी हम यही देख रहे थे कि दो तरह से हो सकती है, एक इस स्पेशल केबल के जरिए हो सकती है, इस स्पेशल केबल के जरिए हो सकती है, एंड दैट स्पेशल केबल इज कॉल्ड कंसोल केबल। दिस स्पेशल केबल इज कॉल्ड कंसोल केबल। लेकिन इस कंसोल केबल के लिए जरूरी है, इस कंसोल केबल के लिए जरूरी है कि मैं इसके करीब हूं, क्योंकि इसका लेंथ चंद फुट से ज्यादा नहीं, तो इसका मतलब मैं इसके इतना करीब हूंगा तो फिर मैं ये कंसोल केबल इसके साथ लगा सकता हूं। लेकिन हर वक्त नॉर्मली आप ये स्विचेस जो होते हैं ये किसी खास कमरे में, जिसको नॉर्मली हम सर्वर रूम कहते हैं या डेटा सेंटर कहते हैं, उसके अंदर लगे होते हैं। तो अगर आपने की वो करनी है, बात का ये भी होता है कि वो स्विच आपके कंट्रोल में है लेकिन वो स्विच जलोजी में लगा हुआ है। वो स्विच जलोजी की इसलिए एग्जांपल दी कि वो हमारी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। इसी तरह हमारा एक जो है कैंपस वो एबटाबाद में है। अब अगर एबटाबाद के स्विच में कोई मसला आता है, चाहे वो छोटा सा मसला है, तो क्या मैं 3 घंटे का ट्रैवल करके जाऊंगा और 3 घंटे का ट्रैवल करके मे बी 10 मिनट का काम होगा और पूरा दिन जाया करूंगा? नहीं, उसके लिए हम रिमोटली हम इस तक रसाई हासिल करेंगे। और जो इनका क्वेश्चन है कि उसके लिए हम या तो टेलनेट इस्तेमाल करेंगे मोस्टली, या हम एसएसएच इस्तेमाल करेंगे। तो एसएसएच के जरिए हमें कोई सी वाईफाई की जरूरत नहीं है, चाहे वो मैं इंटरनेट नेटवर्क में हूं, चाहे मैं इवन बाहर से हूं। बाहर से मुराद अपने घर से हूं, बाहर से मुराद किसी दूसरे शहर में बैठा हुआ हूं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मिसाल के तौर पे एबटाबाद के स्विच जो है मेरी कंट्रोल में है, क्योंकि हमारा कैंपस है, तो मैं यहां से बैठ के उस स्विच को की कॉन्फ़िगरेशन में तब्दीलियां कर सकता हूं। इसको कहते हैं रिमोट लॉगिन। तो मैं उसमें रिमोटली लॉगिन हो जाऊंगा, फिर जो कमांड मैं यहां पे दूंगा अपने लैपटॉप पे,
कमांड यहां पे दूंगा लेकिन एग्जीक्यूट अपना बाद में होगी। तो इसलिए किसी वाईफाई की जरूरत नहीं। वाईफाई अगर हुआ भी तो जस्ट मेरा कनेक्टिविटी मेरे स्विच के साथ जो है, जो कि थ्रू दी वाईफाई रूटर है। आगे तो मोस्टली वी गो थ्रू दी, जैसे मैंने कहा, वी गो थ्रू दी वायर्स। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि आपका काम क्या है कि हर एक टेक्नोलॉजी, चाहे आप मिसाल के तौर पे आप ब्लूटूथ हैं, आपके पास इथरनेट है। हम आगे जाके देखेंगे कि इथरनेट की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज है इसके अंदर, और इसको IEEE ने, हर एक को IEEE ने, सिर्फ IEEE ने नहीं कहूंगा, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। हर टेक्नोलॉजी कोई भी ये है, याद रखें कि दो तरह से चीजों को लिया जाता है। एक होते हैं सॉल्यूशंस ओपन, एक होता है ओपन सॉल्यूशंस, और दूसरे होते हैं प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि वो उस एक किसी खास कंपनी की मलकियत है। ये सॉल्यूशन किसी खास कंपनी की मलकियत है, आप सिर्फ उसको लाइसेंस के जरिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई तब्दीली, कोई बग फिक्स, कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगर कोई उसमें बग आपको नजर भी आ जाए, आप उसके मालिक को कहेंगे कि जनाब आपकी चीज में यह मसला है, और फिर उसकी मर्जी है कि वो आपको फ्री करके देता है या आपसे चार्ज करता है। जैसे मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस फॉर एग्जांपल, हम तो यहाँ पे आपको पता है कि मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियलिटी में तो यू हैव टू बाय ए लाइसेंस फ्रॉम दी माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर आपने मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट 10 का लिया है तो आप 11 नहीं ले सकते। आप नहीं कह सकते मुझे 11 दो। तो यू विल बी ओनली ए यूजर फॉर माइक्रोसॉफ्ट 11 10 सॉरी। इस तरह ऑफिस है, एक वक्त में ऑफिस 16 था, फिर 20 आया, फिर 365 आया। हर एक को आपको खरीदना है। तो इस किस्म के सोल्यूशन को हम कहते हैं ये कि प्रोप्राइटरी। लेकिन कुछ होते हैं जो ओपन होते हैं। ओपन का मतलब है कि वो किसी कंपनी की मलकियत नहीं होते, बल्कि मोस्टली जो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर IEEE, IETF, ITU, IANA, ICAT, और इसके अलावा की बहुत सी हैं। इनका काम ये होता है कि ये स्टैंडर्ड बनाते हैं और फिर ये पूरी दुनिया को कहते हैं कि जी हमारे स्टैंडर्ड इस्तेमाल करो। मिसाल के तौर पे अभी मैंने नाम लिया था ब्लूटूथ का, इसके स्टैंडर्ड का नाम जो है 802.IEEE 802.15 है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपका इथरनेट है, इसके स्टैंडर्ड का नाम है 802.3। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपका वाईफाई है, इसका स्टैंडर्ड का नाम है 802.11। इसी तरह मिसाल के तौर पे टोकन रिंग 802.5। जस्ट फ्यू एग्जांपल्स। और फिर हर एक के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी बात करूं तो 802.11b भी है, 802.11a भी है, 802.11g भी है, 802.11n भी है, 802.11ac भी है, 802.11ax भी है, और भी। लेकिन इस सब के सब स्टैंडर्ड। मिसाल के तौर पे अगर आपने कार्ड खरीदा और वो सपोर्ट करता है, लेट करें कि पहले 3 को सपोर्ट करता है या सबको सपोर्ट करता है, तो आपने एक कार्ड खरीदा जिसके ऊपर सिर्फ IEEE के 802.11 के वेरिएंट्स मौजूद है। उस पर इथरनेट नहीं है, उस पर ब्लूटूथ नहीं है, उस पर टोकन रिंग नहीं है, उसमें ZigBee नहीं है, उसमें WiMAX नहीं है। टोकन रिंग जो है एक टेक्नोलॉजी थी, और उसमें ये होता था कि आप डिवाइसेस को लगाते थे इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग।
तो अगर मिसाल के तौर पे अगर डिवाइस नंबर 1 ने डिवाइस नंबर 2, 3, 4 के साथ बात करनी है, तो वो उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि उसको टोकन ना मिले। तो जब टोकन इस 1 को मिल जाता था, इसके मतलब इसको सेंडिंग की इजाजत मिल गई। इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूं देता होता हूं कि अगर एक बहुत बड़ा हॉल हो और उसमें स्पीकर है और ऑडियंस है, अब लाजमी तौर पे ना स्पीकर और ना ऑडियंस अपनी आवाज पहुंचा सकती है। जैसे जुमे के दिन होता है, तो जुमे के दिन आपकी कल कल आप जब नमाज के लिए जाएंगे तो आपके कारी साहब जो है वो माइक इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जिसके पास माइक है उसकी आवाज जाएगी, लेकिन अगर अजान देने वाला है उसको अजान देता है तो उससे माइक ले लेता है। इसका मतलब जिसके पास माइक है तो वो आवाज देगा, जिसके पास माइक है वो खुतबा करेगा, वो आवाज करेगा, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह अगर क्लासरूम की एग्जांपल लेने कि अगर आप लेट करें कि हॉल है जहां पे 500 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस केस में आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लोग जिसने भी क्वेश्चन करना होगा ये हैज टू गेट फर्स्ट दी माइक। जब माइक उसके पास आएगा देन ही कैन स्पीक, और जब अपनी बात खत्म कर देगा तो माइक किसी और के हवाले, और इस केस में अपने अपने नेबर के हवाले कर देगा। तो ये टेक्नोलॉजी थी जिसको कहते थे टोकन रिंग। इस तरह एक और भी टेक्नोलॉजी थी जो कि एफडीडीआई, जो कि फाइबर पे इसी तरह का टोकन रिंग टाइप था लेकिन फाइबर पे था। बात समझ आ गई? तो ये रिंग टोपोलॉजी। जी ये रिंग टोपोलॉजी। ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि जो मेरा क्वेश्चन है इस वक्त या जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि हर एक टेक्नोलॉजी का अपना एनआईसी होगा। ऑल इन वन नहीं कि बस एक ले लिया सारे काम करेगा, नहीं। अब मेरा डिवाइस में जितने भी हैं सबके लिए मुझे अगर मैं उसको चाहता हूं आई नीड ए इंटरफेस कार्ड। बस समझ आ गया? तो यही बात हम यहां पे कर रहे थे कि जनाब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट द डिवाइस टू द नेटवर्क। फिर हमने कहा सम डिवाइसेस में हैव वन एंड सम में हैव मल्टीपल, और आजकल मल्टीपल ही होते हैं। आजकल मल्टीपल ही होते हैं। आप ईथरनेट से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आप ZigBee से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आप मोबाइल डेटा से भी कनेक्ट होना चाहते हैं। ईच टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन एनआईसी, और लाजमी तौर पे सबकी जो परफॉर्मेंस है वो एक तरह लेवल सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगी। किसी की किसी चीज में बेहतर, जैसे स्टूडेंट होता है, कोई स्टूडेंट जो होता है मिसाल के तौर पे वो ओबीडियंस में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट होता है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट होता है जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं तो इसलिए इसलिए जरूरी है कि हर टेक्नोलॉजी का अपना मकसद है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा स्पेशली कि जब आप वायरलेस पे होते हैं तो वायरलेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जहां भी हो कनेक्ट हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो मैं कनेक्ट था, मैं वहां से अपना लैपटॉप ला के यहाँ रख दिया मैं कनेक्ट हूँ, मैं यहाँ से उठा के किसी और ऑफिस में या लैब में चला जाता हूँ मैं कनेक्ट हूँ। ये सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन अगर आप इसको स्पीड वाइज देखें तो वायर की गीगाबिट्स में देती है आपको, वो तो यहां नहीं मिल रहा। तो हर एक का अपना प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी हर चीज में कंप्लीट नहीं, और अगर होती तो फिर बाकी सारी टेक्नोलॉजीज खुद ही खत्म हो जाती, जो कि नहीं है। इसकी दलील है ऑल आर इंपॉर्टेंट, और हर एक अपने एरिया में अपनी काम उसमें अच्छी परफॉर्म करती है, लेकिन दूसरी किसी और चीज में बेहतर परफॉर्म करती है। जैसे एक वक्त में मुझे बाहर लोग बात वक्त ये पूछते थे कि जी ये फाइबर जो है ये और वायरलेस में कौन जीतेगा। तो उनको यही कहा जाता था कि जी अगर जिस यूजर को मोबिलिटी चाहिए होगी तो वो वायरलेस की तरफ जाएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट ने इवन ये पूछा कि 5G अगर किसी के पास आ जाएगा तो क्या ये फिर वाईफाई खत्म हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, ये तो खत्म नहीं हो सकता।
कि दोनों मुख्तलिफ लोगों को सर्व करने के लिए। आपका 5G जो है मिसाल के तौर पे, वो वेयर एवर यू आर कनेक्टेड, 4G है 5G है। वाईफाई की ये बात नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं वाईफाई से इवन स्टेयर से नीचे मूव कर जाऊं तो आई एम नो मोर कनेक्टेड, लेकिन दैट इज चीपर। और मल्टीपल यूजर्स में भी 30 यूजर्स एक वक्त में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे 5G के 30 यूजर करने हैं तो मुझे फिर 30 कनेक्शंस लेने होंगे, दैट बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो इस तरह बताने का मकसद यह है कि हर टेक्नोलॉजी का अपना मकसद है। तो हमने जैसे कि आपसे पहले भी कहा कि नॉर्मल होता यह है कि आपकी जो आपका जो डेटा है, ये आपका डेटा है। ये मेरी जो वॉइस है इस वक्त जो जा रही है, ये वो डेटा है। जो मेरी पिक्चर जा रही है, ये वो डेटा है। जो मेरी स्क्रीन की जो कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर वो जा रहा है, ये मेरा डेटा है। लेकिन जब ये डेटा मुख्तलिफ लेयर्स से गुजरता है, मिसाल तो पे ट्रांसपोर्ट पे गया तो उसने टीसीपी का हेडर लगा दिया, आईपी पे गया तो उसने आईपी का हेडर लगा दिया, जब लेयर 2 पे गया यानी इथरनेट पे गया तो इथरनेट ने अपना हेडर लगा दिया। और इथरनेट ने ना सिर्फ हेडर लगाया बल्कि ट्रेलर भी लगाया। हर एक का अपना मकसद है। और इस ट्रेलर के बाद जो इस वक्त की हमारी लेयर है फिजिकल लेयर, ये चीज फिजिकल लेयर के हवाले कर दी जाए। फिजिकल लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है कि इथरनेट तक ये 1 एंड 0 है, यानी बाइनरी है। ये इस बाइनरी को, इस फ्रेम्स को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में। अब आप पूछेंगे सिग्नल क्या है जेंटलमैन, क्योंकि केबल पे जो चीज जा रही है या एयर में जो चीज जा रही है या फाइबर में जा रही है, तो पहले मैं कॉपर की और इसकी बात करूंगा, एयर की, वाईफाई की, कोई भी वायरलेस मीडियम लाइक एयर। तो यू नीड टू कन्वर्ट यूर दिस 1 एंड 0 यानी बिट्स इनटू सम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लेवल्स। You represent your 1 and 0s into certain voltage levels, and these voltage levels then move on to your medium. जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये वेब क्लाइंट है, जैसे आप लोग वेब क्लाइंट हैं, कोई वेब क्लाइंट की एग्जांपल दे सकता है मुझे? तमाम आपके ब्राउजर, चाहे वो क्रोम है, चाहे वो फायरफॉक्स है, चाहे वो एज है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बिल्कुल ठीक कहा सुभान ने, तमाम ब्राउजर दे आर दी। याद रखें एक बात ये भी स्पेशली कि आपने, स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट हैं वो, उनको अगर कहा जाए कि सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है, तो वो इसको समझते हैं कि ये मशीनें हैं जो कि सर्वर है और क्लाइंट है। मैं उनको बार बार कहता हूं कि नहीं, सर्वर भी और क्लाइंट भी एक एप्लीकेशन है जो कि लाजमी तौर पे किसी हार्डवेयर के ऊपर पड़ी हुई है, किसी हार्डवेयर के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन है वो एप्लीकेशन। और डेफिनेशन बेसिकली सर्वर की क्या है? बेसिक डेफिनेशन सर्वर की ये है, बेसिक सर्वर की, जो आपकी किसी की भी रिक्वेस्ट को सर्व करे, रिक्वेस्ट को सर्व करे, पूरा करे। अल्लाह सर्वर है, हम सब उसके क्लाइंट हैं, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो नमाज के जरिए करें, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, तो दैट इज ए रिक्वेस्ट। तो वो हमारा, वो उसको पूरा करता है, वो सर्वर है, हम क्लाइंट हैं। इस लिहाज से आपको अब याद रहेगा। जैसे कल भी आप में से किसी ने पूछा था कि डीएनएस और डीएचसीपी का, याद है ना? आप में से किसी ने पूछा था, पूछा था ना? तो हमने आपको बताया था कि डीएनएस क्या करता है, ये भी एक सर्वर है। सर्वर का मतलब है कि ये भी एक एप्लीकेशन है जिसका काम ये है कि जब भी आप अपने ब्राउजर में यानी क्लाइंट में कोई भी यूआरएल लिखते हो,
कोई भी यूआरएल लिखते हो, जैसे मिसाल के तौर पे facebook.com या youtube.com, तो वो ये कंप्यूटर नहीं समझते, ये बड़े कमजोर हैं, सिर्फ फास्ट है। तो इसके लिए आपको इसका आईपी चाहिए, तो आप उसी वक्त अपनी रिक्वेस्ट इस मशीन को भेज देते, और हुमायूं ये मशीन आपको वापस इसका आईपी प्रोवाइड कर देती। यूं आपके पास इसका एड्रेस आ जाता है डेस्टिनेशन का, और आप धड़ल्ले से इसकी तरफ अपना रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन पे क्लाइंट है, और वो डीएनएस क्लाइंट है, और दूसरे और एक ही मशीन पे मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं। क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहां पे वो बता ये रहा है कि ये क्लाइंट जब ये अपनी फिजिकल लेयर से चीजें निकालेगा, तो नॉर्मली कंप्यूटर साइंस वाले जब ये दिखाते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे 0 1 0 1 1 1 1 0 समथिंग, ये चीज मूव कर रही है क्लाइंट से सर्वर की तरफ, और सर्वर से वापस क्लाइंट की तरफ। लेकिन एज एन इंजीनियर हम समझते हैं कि ये 1 एंड 0 नहीं है, बल्कि ये कुछ वोल्टेज लेवल्स हैं, जिनको हम सिग्नल्स बोलते हैं। समझ आ गई? तो यही वो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट, अल्दो के ये वो बता रहा है कि फिजिकल लेयर ट्रांसपोर्ट करती है बिट्स को, मैं कहता हूं कि फिजिकल लेयर ट्रांसपोर्ट करती है सिग्नल्स को, क्योंकि बिट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सिग्नल रिप्रेजेंट करते हैं बिट्स को। तो असल जो चीज जा रही होती है दैट इज दी सिग्नल्स। सो ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स, फिजिकल लेयर मूव्स, ट्रांसपोर्ट्स सिग्नल्स अक्रॉस द नेटवर्क मीडियम। समझ आ गया? फिर कहता है कि क्या करती है फिजिकल लेयर। अगर ये मेरी फिजिकल लेयर है, तो लेट करें कि ये मेरी फिजिकल लेयर है, तो आपको पता है इसके ऊपर जो है वो डेटा लिंक लेयर होगी, ये फिजिकल लेयर है। तो ये यहां पे जो चीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, तो लेयर 2 पे इस पीडीयू का नाम होता है फ्रेम। तो फ्रेम जो होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मूव करके किसके पास आता है? फिजिकल लेयर के पास, और फिर फिजिकल लेयर उसको इस सिग्नल के तौर पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे आपके ट्रक्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते। ओके, तो कंटिन्यू लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमने कहा कि आपका फिजिकल लेयर का काम क्या है कि ये जो भी आपका फ्रेम इसको मिलता है, ये उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसको मीडियम पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो कहता है कि आपको जैसे पता है कि फिजिकल इज द लास्ट लेयर, तो कहते हैं दिस इज द लास्ट स्टेप इन द इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। और कल भी आपने देखा है कि इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। हर लेयर अपना हेडर, अपना फंक्शन ऐड करती है, अपनी कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड करती है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। फिर हमने कहा द नेक्स्ट डिवाइस इन द पाथ टू द डेस्टिनेशन रिसीव्स द बिट्स, असल में बिट्स नहीं, गेन द सिग्नल्स, एंड दीज सिग्नल्स आर, फिर वो उसको वापस लेयर अपर लेयर को यानी कि लेयर 2 को देता है, जो कि उसके वहां पे उसको क्या करता है? री इनकैप्सुलेट करता है फ्रेम को, यानी कुछ पार्ट रिमूव करता है, जो कल हमने देखा लेयर 2 का हेडर रिमूव करेगा और नया लेयर 2 का हेडर उसमें ऐड कर देता है, देन डिसाइड व्हाट टू डू विद इट। ठीक, इसी तरह तो ये तो हो गए हमारे पर्पस फिजिकल लेयर का, कि मेन पर्पस हमें समझ आ गया कि जी ये लेयर 2 से यानी कि डेटा लिंक लेयर से फ्रेम लेता है। फ्रेम कुछ भी नहीं है, दैट इज ए बाउंड्री, दैट इज ए बाउंड्री ऑफ सर्टेन बिट्स। जैसे आपकी क्लास होती है, तो स्टूडेंट तो सारे हैं, लेकिन कहते हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये सेकंड के हैं, ये थर्ड के हैं, ये फोर्थ के हैं, हम एक बाउंड्री लगा देते हैं। इसी तरह चंद बिट्स को जब इकट्ठा करते हैं लेयर 2 पे, तो वी कॉल इट अ फ्रेम।
वी कॉल इट अ फ्रेम। अब ये फ्रेम जब इसके पास पहुंचता है तो ये उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके सिग्नल को कॉपर पे या वाईफाई पे एयर पे भेज देता है। हाँ, अगर ये ऑप्टिकल है तो फिर इसको लाइट में, इंस्टेड ऑफ दीज वोल्टेज लेवल्स, दे आर दी लाइट लेवल्स, लाइट इंटेंसिटी लेवल्स। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपकी यहां पे इस वक्त मैं कनेक्टेड हूं अपने, अगर आप यहां पे देखें तो मैं इस वक्त कनेक्टेड हूं ईडियोरॉम से, मैं कनेक्टेड हूं ईडियोरॉम से। ये देखें जी, ईडियोरॉम से कनेक्टेड हूं, इसका मतलब इस वक्त ये वायरलेस है। तो ये बाहर दरवाजे से जो ही आप निकले तो एक सफेद रंग का बॉक्स लगा हुआ छोटा सा, वहां तक मैं वायरलेस हूं। अगर आप वहां से आगे देखें तो आपको एक केबल इस किस्म की दिखाई देती है, जो कि मेरे ख्याल से व्हाइट कलर की है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉपर पे चला गया। फिर ये भी एक फिजिकल लेयर है उसकी। फिर नीचे एक स्विच लगा हुआ है, क्योंकि आप नीचे स्टेयर से मूव करते हैं तो एक स्विच लगा हुआ है इस तरह का बॉक्स है। उसके आगे फिर फाइबर है, इसके मतलब वहां से वो स्विच उसको इंटर लेवल को, जो कि वोल्टेज लेवल थी, उसके मुताबिक उसको लाइट की लेवल्स में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द अदर एंड। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर? तो ये हो गया फंक्शन किसका? फिजिकल लेयर। अब हम देखना चाहते हैं कि फिजिकल लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या करूं? क्वेश्चन ये पूछा गया जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? शाबाश, क्वेश्चन है तो करें। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो सवाल का जवाब नहीं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब, ये अगर मेरे यहाँ पे वायरलेस रूटर है, वायरलेस रूटर, और ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा स्मार्टफोन है, वगैरह वगैरह, तो मैं तो इसके साथ कनेक्टेड हो गया, यहां तक आ गया। मुझे तो यहाँ पे फेसबुक भी मिल रहा है, यहाँ पे यूट्यूब भी मिल रहा है, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप भी मिल रहा है, तो मुझे इस स्विच की क्या जरूरत? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इसके पीछे स्विच ही लगा हुआ है। स्विच के बगैर इसको कौन देगा? इसकी तो सारी जो हुकूमत है वो चंद फीट के ऊपर है, उस चंद फीट से बाहर इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो लाजमी तौर पे इसके पीछे स्विच होना जरूरी है, इसके पीछे स्विच के पीछे राउटर होना जरूरी है। फिर ये राउटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और मुझे यहां से कहीं फेसबुक के पास पहुंचाएंगे। फेसबुक कहीं मेरे साथ वाले कमरे में तो नहीं पड़ा हुआ, वो तो यूएस में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जूम कहाँ पड़ा हुआ है? यूएस में पड़ा हुआ है। तो मुझे ये वायरलेस रूटर इस यूएस तक, जर्मनी तक, फ्रांस तक, स्पेन तक नहीं पहुंचा सकता। जी, और कोई क्वेश्चन? ओके, नहीं, वायरलेस रूटर और मॉडेम एक चीज नहीं है। वायरलेस रूटर आपका एक लेयर 2 डिवाइस है, जबकि मॉडेम जो है आपका वो लेयर 1 डिवाइस है। ये उस जगह पे काम आता है जब आपने सिर्फ अपने सिग्नल को तब मॉडिफाई कर, मॉडेम का लफ्ज है मॉडिफाई से, मॉडिफाई करना। जैसे मिसाल के तौर पे एक वक्त में हमारी जो टेलीफोन एक्सचेंज थी, टेलीफोन ऑफिस था, ये टेलीफोन ऑफिस हमें बेसिकली इस पर्पस के लिए बना था कि हमें वॉइस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे। एग्रीड है कि नहीं? यस। आज भी जो लोग पीटीसीएल के जरिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करके फिक्स लाइन से बात करते हैं, उनका मकसद वॉइस भेजना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वॉइस सिग्नल आपका शुरू से एनालॉग है। ये क्या है? एनालॉग है। इसका मतलब है कि ये एनालॉग सिग्नल टेलीफोन एक्सचेंज भेजती है, मेरे घर पे पड़ी हुई टेलीफोन सेट टीएस इस एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है और उसको थ्रू ए स्पीकर मुझे सुना देता है। बस यही है ना? ओके। अब आपने क्या किया? आपने कहा जी मुझे इंटरनेट चाहिए।
आपने इसी टेलीफोन कंपनी को कहा कि मुझे इंटरनेट चाहिए, वॉइस नहीं चाहिए, या वॉइस के साथ साथ इंटरनेट भी चाहिए। ग्रीन इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो। अब इसके लिए आपने कहा कि मैं अपने घर पे कंप्यूटर लगाऊंगा, फोन नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं ग्रीन बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि एक तरफ येलो है, एक तरफ ग्रीन है। अब आपको पता है कि ये आपका कंप्यूटर जो सिग्नल जनरेट करेगा या रिसीव करता है या समझता है, वो डिजिटल सिग्नल है। आपके जो टेलीफोन सेट है, ये जो समझता है, ये वॉइस है और ये एनालॉग है। ठीक। अब इसका मतलब है कि पहले आपके घर से सिर्फ एनालॉग सिग्नल जनरेट होता था, अब आपके घर से डिजिटल सिग्नल भी जनरेट हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि यूजर मुझे डिजिटल भेज रहा है या एनालॉग भेज रहा है? उसको तो नहीं पता लग सकता। और ना ही आप ये कर सकते हैं कि जब आपने वॉइस करनी हो तो भाग के जाएं टेलीफोन एक्सचेंज वाले के पास, बाहर उसका दरवाजे को खटखटाएं और कहें जी खबर को कोरला खबरें कोल गुआड़ी लच्चेंजे का। और जब कंप्यूटर लगाने हो तो फिर जाए भाग के ज्यादा करें उसके कि जी रात के 2 बजे हैं लेकिन नवा सिस्टम लग चेंज का कंप्यूटर लगो ईमेल को नो। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये किया कि कंप्यूटर के बाद हमने एक मॉडेम लगा दिया। मैं एम लिख देता हूं। इस मॉडेम का फंक्शन ये है कि ये यहां से डिजिटल लेता है और उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, और ये एनालॉग सिग्नल इसके पास चला जाता है। और ये टेलीफोन एक्सचेंज तो सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ही समझने की सलाहियत रखती है। सॉरी, ये टेलीफोन एक्सचेंज सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ही समझती है। तो इसके लिए चाहे आप वॉइस आए वो भी एनालॉग, और जो कंप्यूटर से आ रहा है वो भी। तो इसका मतलब ये दोनों सिग्नल्स को आप समझने के काबिल हो गया। इसी तरह जब इसका डेटा आता है तो वो भी एनालॉग भेजेगा, लेकिन कंप्यूटर तो एनालॉग नहीं समझता। तो ये मॉडेम इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा। तो ये है काम किसका? मॉडेम का। कन्वर्ट करता है, मॉडिफाई करता है। तो दिस इज दी मॉडेम। लेकिन योर स्विच इज, योर एक्सेस रूटर इज, जैसे आपका क्वेश्चन है, दिस इज लेयर 2 डिवाइस दैट इज फॉरवर्डिंग। ये देख के आपके उस पर डिसीजन लेता है। इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि एनालॉग को डिजिटल करे और डिजिटल को एनालॉग करे, यानी मॉडिफाई करे, कन्वर्ट करे, नहीं। इसका काम है कि स्विच करे। आपकी बात मिसाल के तौर पे, अगर हम मोस्टली यहाँ पे हमारा नेचर ये बना हुआ है कि वायरलेस रूटर हम इसलिए लगाते हैं कि जी टोल घर में जितने भी लोग हैं या ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो गूगल कर सकेंगे, वो बिंग कर सकेंगे, वो यूट्यूब पे जा सकेंगे। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम नॉर्मली नहीं करते, आपस में कम्युनिकेशन। आपस से मुराद यहाँ पे एक प्रिंटर पड़ा है, आप सबके, या यहाँ पे एक प्लॉटर पड़ा है, आप यहां से बैठे हुए वो प्रिंटर पे भेज दें और प्रिंटर पे वहां पे प्रिंट हो जाए। ये तो हमारा बड़ा बेसिकली जो नेटवर्क्स का फायदा है वो ये है कि आप रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करें। आपको रिसोर्सेज का बेटर, अब आज भी अगर आप देखते हैं तो हमारे हर एक इंस्ट्रक्टर के कमरे में एक या एक से ज्यादा प्रिंटर्स पड़े हुए हैं। इससे मतलब वी आर वेस्टिंग। और वो कितने प्रिंट करते हैं पूरे दिन में? बमुश्किल 10। और उसकी कैपेबिलिटी हजारों प्रिंट करने की है। इसका मतलब वी आर वेस्टिंग इट। और ये भी आपको पता है कि 1 साल के बाद आप कहते हैं ओ ये तो ऑब्सोलीट हो गया है। ये कहते हैं ना, कहते हैं नए बालूस फास्ट वालो। तो क्या बेहतर नहीं था कि सारे के सारे हम लोग एक ही प्रिंटर से कनेक्ट होते? तो हमारे लोकल असल क्या होता, फिर वो लोकल कम्युनिकेशन होती कि आप यहां से एक प्रिंट जो आप भेज रहे हैं प्रिंटर पे जा रही है, या कोई और यहाँ पे मशीन्स हैं उनकी तरफ जा रही है। वो उस पार्ट से हम बिल्कुल ही आशना ही नहीं है। हम सिर्फ इन चीजों को बाहर की यानी गेटवे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बस लैन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मैं ये कहूँ तो। बात समझ आ गई? ओके।
तो अब मैं जाता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी फिजिकल लेयर। सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले भी कहा था, कि आपकी जो फिजिकल लेयर है, तमाम लेयर, लेकिन स्पेशली इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो फिजिकल लेयर पे है, दैट इज मोस्टली स्टैंडर्डाइज्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। These organizations or standardize all the features which are given by all the layers, but here we are only discussing the physical layer. मेरी बात समझ आ रही है? क्यों, क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा है कि इंटरऑपरेबिलिटी आ जाती है। आपको ये नहीं होता कि जी ये मिसाल के तौर पे ये फाइबर है, या ये कोएक्सियल है, या ये कॉपर का न्यूट्रिशनल पेयर है, या ये NIC है। ये लाजमी है कि भाई मेरा अगर कंप्यूटर डेल का है तो उसमें डेल का ही लगेगा? नहीं, डेल में मैं हो सकता है कि इंटेल का लगाऊं। इवन अगर आप अभी आपने देखा प्रीवियस क्लास में भी कि इसमें जो प्रोसेसर लगा वो इंटेल का है, रैम किसी और कंपनी की है, रोम किसी और कंपनी की है। क्यों? एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड। अदरवाइज डेल को मिसाल के तौर पे या HP को हर चीज अपनी बनानी पड़ती। वो हार्ड डिस्क भी अपनी खुद बनाता, वो SSD भी अपनी खुद बनाता, वो अपनी NIC भी खुद बनाता। नहीं, अभी आप देख रहे हो इसमें हार्ड ड्राइव जो है वो किसी और कंपनी की है, इसमें रोम किसी और कंपनी की है, NIC कार्ड किसी और कंपनी का है, तार किसी और कंपनी की है। ऑल इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन। देखे ना, नॉर्मली इवन आप टोयोटा गाड़ी के पार्ट्स होंडा में नहीं लगा सकते। जिन लोगों को गाड़ियों का शौक है, या आप स्पोर्ट बाइक की चीजें उठा के तो CD70 में नहीं लगा सकते, या CD70 का कहें कि सस्ते पार्ट्स हैं, मैं इसको 250cc के स्पोर्ट बाइक में लगाता हूँ या 500cc के उसमें लगाता हूँ। नहीं, वो नहीं काम करता, क्योंकि वो प्रोप्राइटरी, ये सिर्फ होंडा के हैं, ये खास उनके ब्रांड के लिए। लेकिन हमारी कम्युनिकेशन में इसलिए ज्यादा तरक्की हुई कि हर एक ने ओपन स्टैंडर्ड को फेवर किया। तो उससे फायदा क्या हुआ कि कोई भी कंपनी है, मिसाल तो आप कभी कहते हैं कि USB है ना जी, दिमाग और डेल कंप्यूटर दे USB में बदले डेली, नो। किंगस्टन की ले लो, किसी भी कंपनी की ले लो, डजंट मैटर, बिकॉज बोथ फॉलो द सेम स्टैंडर्ड। इसलिए जब आप लोग अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पे जाएंगे, यू विल फाइंड देयर कि वहां पे हो सकता है स्विच जो है वो हवावे के हो सकता है राउटर जो है वो सिस्को के हो सकता है फायरवॉल जो है वो किसी जूनिपर की हो। नो प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज इंटरऑपरेबिलिटी है। फिर दूसरा जो मेन फायदा है वो ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी के साथ साथ कंपटीशन बढ़ता है। आप भी कोशिश करते हो कि जी मैं ये चीजें ज्यादा बेहतर बनाऊं, मैं मार्केट को ग्रैब करूं। सिस्को अपनी तरफ से कोशिश करता है, हवावे अपनी तरफ से कोशिश करता है, जूनिपर अपनी तरफ से कोशिश करता है, हर कंपनी कोशिश करती है। तो यूं कंपटीशन बनता है, क्योंकि वो पता है कि हम इन्हीं स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसी तरह होगा जैसे कि मुसलमानों की अलग अलग मस्जिदें, जिसका कोई फायदा नहीं होता। जब स्टैंडर्ड है तो फिर सबकी मस्जिद एक होगी, सब उसको इस्तेमाल करेंगे, फायदा होगा। बात समझ आ गई जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बड़ी देर से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया ऑनलाइन स्टूडेंट से। वेयर वी हैव हरीम, अबूजर, इसहाक, सुलेमान, सुभान, and the here is all clear है sir. Okay, nice, we are happy that it is clear to you. तो जेंटलमैन, ये है चंद, जैसे मैंने कहा, कुछ बॉडीज जो के स्टैंडर्ड देती हैं, मोस्टली रिलेटेड टू फिजिकल लेयर। क्लियर? ओके सुलेमान, थैंक यू। सो लाइक ISO, लाइक EIA, TIA। अभी जब आप इसी क्लास के दौरान वो बनाएंगे, मीडियम बनाएंगे, यानी कि स्ट्रेट केबल बनाएंगे, क्रॉस केबल बनाएंगे, दैट इज गवर्न्ड बाय दी
बाय द EIA TIA। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन के ज्यादातर स्टैंडर्ड जो है वो ITU देती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जी हरी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी शाबाश हरी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो, देन आई कंटिन्यू। ओके, नो, ओके। तो इसी तरह अभी मैंने आपको कई स्टैंडर्ड बताए जो कि IEEE की तरफ से थे, 802.2, 802.3, 802.5, 802.11, 802.15, 802.16 वगैरह वगैरह, 802.19, 802.20, all are the standard given by the IEEE। इसी तरह कई स्टैंडर्ड जो US के लिए है, दे आर गिवन बाय द NC स्टैंडर्ड्स। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आपका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है फिजिकल लेयर की कि इसके तमाम चीजें स्टैंडर्ड्स को और ओपन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। नेक्स्ट, जो 3 काम आपके फिजिकल लेयर करती है, फंक्शनल एरियाज कह लें, 3 फंक्शनल एरियाज। नंबर 1, इसके तमाम फिजिकल कंपोनेंट जो बनते हैं दे आर रिलेटेड टू द फिजिकल लेयर। अब आप कहेंगे फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं? मिसाल के तौर पे ये अब आपकी फिजिकल कंपोनेंट है, कनेक्टर्स हो गए, फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। तो ऑल दी फिजिकल कंपोनेंट, अब आपको पता है कि मिसाल के तौर पे इफ यू आर वर्किंग विद द कोएक्सियल, उसके अपने कनेक्टर्स हैं, फोन के अलग हैं, नेटवर्किंग के RJ45 अलग हैं। तो ऑल दी कनेक्टर्स आर द फिजिकल, कितने भी फिजिकल कंपोनेंट हैं दे आर आपका NIC, इवन दैट इज द फिजिकल कंपोनेंट, क्योंकि हाफ ऑफ द NIC के ऊपर योर फिजिकल layer is implemented. Then the 2 important things further are encoding and signaling. अभी आपको बताना है कि इनकोडिंग किसे कहते हैं और सिग्नलिंग किसे कहते हैं। और जब इनकोडिंग होती है तो दूसरे एंड पे डिकोडिंग होती है। तो यही जो अभी आपने बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया था, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इनकोडिंग। और जब आप सिग्नल्स को वापस बिट्स में लेकर आते हैं, दिस इज इनकोडिंग विद E एंड दिस इज डिकोडिंग विद D। तो कहता है द फिजिकल, क्या है फिजिकल कंपोनेंट? पहला आपका सवाल, फिजिकल कंपोनेंट आर दी हार्डवेयर डिवाइसेस, मीडिया एंड अदर कनेक्टर्स। अभी मैंने आपको कोएक्सियल कनेक्टर्स की एग्जांपल दी, मैंने आपको RJ45 कनेक्टर्स की एग्जांपल दी। देखे हुए आपने कनेक्टर्स? कोई है जिनसे नहीं देखी हो? इजाज देखे हुए? गुड। तो और इनका काम क्या है, इस हार्डवेयर का, इस मीडिया का, कनेक्टर्स का? ट्रांसमिट सिग्नल्स एंड दीज सिग्नल्स आर, ओके सलमान, हरीम ने कहा है कि ये नो क्वेश्चन है या यू हैवंट सीन दीज कनेक्टर्स हार्डवेयर, ये आप कहना चाह रहे हैं? सीम्स लाइक कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था तो उसका आपने जवाब में नहीं सर लिखा है। ओके, तो लेकिन अगर क्वेश्चन तो करें, मैं आपको अभी दिखा भी सकता हूं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो फिजिकल कंपोनेंट ये है आपका हार्डवेयर, आपका मीडियम। जैसे अभी आपके सामने ये भी एक मीडियम दिखाई दे रहा है, मीडियम है। दिस इज द फिजिकल लेयर। तो कहते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, भी हमने बहुत उस पर बात की, connectors, cable material, which may be the cable material, may be the copper, may be the fiber, and the cable design, कैसे ये केबल बनेगी, कैसे ये फाइबर बनेगा, कैसे ये कॉपर किसे केबल बनेगी, कैसे कोएक्सियल केबल बनेगी, all of them comes under the design, are all specified in the
स्टैंडर्ड्स। तो कोई भी कंपनी जब बनाएगी तो अपने उस पर नहीं बना सकती, दे जस्ट हैव टू फॉलो दी स्टैंडर्ड्स। क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं बनाएगी के मुताबिक नहीं बनाएगी तो कोई भी उसका नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो कहेंगे जी हमारे डिवाइस का लगता ही नहीं है, चाहे चीप है चाहे ये एफिशिएंट है कुछ भी है, हमारे डिवाइस के साथ तो लगता ही नहीं है, तो बस हमारे लिए तो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कि जी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, फिजिकल कंपोनेंट विच आर पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर क्या है। फिर मैंने आपको बताना की कोशिश की कि इनकोडिंग किसे कहते हैं, कि यू कन्वर्ट योर वन एंड जीरोस विच आर द बिट्स, these are the bits, and you are converting these bits into voltage levels, or you may call it electromagnetic waves, voltage levels or electromagnetic waves. This phenomenon is called encoding. I think you want to write Subhan pulse wave modulation. PWM आपने लिखा, ओके। तो पल्स वेव मॉड्यूलेशन, सिग्नल्स भी कह सकते हैं लेकिन वो मॉड्यूलेशन है, ओके। तो द बेसिक ऑफ इनकोडिंग इज नॉट मॉड्यूलेशन, it is just the conversion of your bits into voltage levels so that, क्योंकि आपको पता है कि वायर पे जो चीज मूव करती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, ठीक है ना। वाडा की भी तार में क्या आता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है। इसी तरह टेलीफोन की लाइन पे क्या आ रहा होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा होता है। स्पेशली अगर कोई बात कर रहा हो, उसको थोड़ा सा उसकी तार अगर थोड़ा सा उसमें जख्म है कह लें, यानी कि नंगी है, आप उसको अगर हाथ उस वक्त लगाएं ठीक ठाक झटका देगी, इसका मतलब उसमें क्या चीज जा रही है, वोल्टेज जा रही है। तो कहने का मकसद है क्यों, मतलब आपको ये जवाब भी मिल गया कि क्यों हम इस बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपके मीडियम के ऊपर जो चीज मूव करती है दैट इज बेसिकली ईदर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और द ऑप्टिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, EMW है, वो भी इलेक्ट्रिक है। इसलिए यू कन्वर्ट योर बिट्स, यानी यू इनकोड योर बिट्स which are generated by your application into these signals, and then these signals are propagated, but there are different type of encoding methods, all are standardized। तो जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो आप डिफाइन कर देते हैं कि मैं इस टेक्नोलॉजी में मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करूंगा एनआरजी, दैट इज वन ऑफ द इनकोडिंग टेक्निक। आप कहते हैं कि जी आई विल बी यूजिंग एनआरजीएल, एनआरजीएल। आप कहते हैं जी आई विल बी यूजिंग मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। आप कहते हैं जी आई विल बी यूजिंग डिफरेंशियल मैनचेस्टर। आप कहते हैं कि जी आई विल बी यूजिंग 4B 5B, 4B 5B। आप कहते हैं कि जी आई विल बी यूजिंग 8B 10B फॉर एग्जाम्पल। बस वंस यू हैव डिसाइडेड so it is standard, then you can't change in this technology। हाँ, किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में आप पे कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई, कोई भी नया स्टैंडर्ड आया, आप समझते हैं कि पुराना वाला इनकोडिंग टेक्निक वाज नॉट समथिंग गुड, दैट टेक्नोलॉजी और दैट इनकोडिंग टेक्निक इज मच बेटर और मोर सूट्स, यस यू कैन चूज इट, बट वन चोजन देन यू कांट चेंज, क्योंकि उसके मुताबिक फिर लाखों डिवाइसेस बन जाएंगे एंड दे विल बी यूजिंग। किस तरह वो अपनी इनकोडिंग टेक्निक चेंज करेंगे, क्या उठा के सारा अपना हार्डवेयर को बाहर गली में गिराएंगे, नेवर, अदरवाइज अगला को खरीदेगा ही नहीं। ये क्या है जी 6 महीने के बाद बदल देते हैं, मुझे फिर नया खरीदना पड़ता है। आज मेरा लैपटॉप काम कर रहा है, कल कहते हैं जी दा लैपटॉप हो कार ना कहीं, तो क्या करूं जी, फिर कोई खरीदेगा भी नहीं मुझसे, पता है कि अब तो ये बेकार है, फिर तौल पे जाएगा। बात समझ आ गई। तो दीज आर different methods, some of the examples I have given to you, which are the encoding techniques, and the one which is shown here is the Manchester, that one is the Manchester। although इसकी डिटेल्स की आपको जरूरत नहीं है कि मैनचेस्टर कैसे काम करता है, या एनआरजी या एनआरजीएल या मैनचेस्टर या डिफरेंशियल मैनचेस्टर या कोई भी,
जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जी कोई इनकोडिंग टेक्निक इंप्लीमेंटेड एट द फिजिकल लेयर। ठीक, यहां पे फर्दर उसको बताया गया। देखिए जी, सिग्नलिंग में क्या है? सिग्नलिंग इज द सिग्नलिंग मेथड इज हाउ द बिट्स वैल्यू 1 and 0s आर रिप्रेजेंटेड बाय द फिजिकल मीडियम। प्रॉब्ली ये इनकोडिंग को और सिग्नलिंग को मिक्स कर रहा है। असल में जो सिग्नलिंग का टर्म है, ये हमारा सिग्नलिंग का जो टर्म है, ये टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। और टेलीकम्युनिकेशन में ये सिग्नलिंग का टर्म इस्तेमाल होता है टू सेंड दी कमांड्स, और मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जो आप कमांड्स या इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं, उस सिग्नल्स को कहते हैं सिग्नलिंग। मिसाल के तौर पे, जब आप नंबर डायल करते हो, जब आप मोबाइल पे या फिक्स लाइन पे अपना नंबर डायल करते हो, ये नंबर आपकी के मोबाइल से आपकी टेलीफोन एक्सचेंज तक पहुंचते हैं। अब ये डेटा तो नहीं है, फिर वहां पे इसके मुताबिक डिसीजन लिया जाता है और इसको फिर आगे भेजा जाता है। मिसाल के तौर पे, आपने नंबर डायल किया, रिज्यूम करते हैं, आपने नंबर डायल किया 09051, और फिर आगे कोई भी नंबर है, मिसाल तौर पे XXXY। अब जब जू ये नंबर पहुंचा तो पहले जीरो ने टेलीफोन एक्सचेंज को बताया कि ये लोकल नहीं है, 051 इज रिप्रेजेंटिंग इस्लामाबाद रावलपिंडी, 021 कराची, 051 सॉरी लिख दिया है 042 लाहौर। तो ये जब जीरो उसके पास पहुंचता है तो आपकी टेलीफोन एक्सचेंज समझ जाती है कि ये पेशावर के लिए नहीं। अगर दूसरा भी जीरो हो तो वो समझ जाती है ये पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। ये फॉर एग्जांपल 001 यूएस है, कनाडा है। आप देखते होंगे, आपको जब नंबर आपकी स्क्रीन पे आते हैं, इसका ये किस तरह, तो देखिए दैट इज सिग्नलिंग कि पहला नंबर आया, इसे पता चला कि जी ये मेरे मुल्क, मेरे पाकिस्तान पेशावर में नहीं है। दूसरा आया तो पता चला ये मेरे मुल्क में ही नहीं है। फिर इस वन ने बताया कि ये मुल्क में तो नहीं है लेकिन अमेरिका के लिए है। इसी तरह मिसाल के तौर पे 0 के बाद 5 आ गया तो हमने फिर देखा कि 5 1 है तो इसका मतलब है ये इस्लामाबाद है। अगर ये 2 1 है तो ये कराची है। अगर ये 4 2 है तो ये लाहौर है। इसके मुताबिक ये अगर 0 आया तो आपकी कॉल को लोकल एक्सचेंज की बजाय वो एक्सचेंज जो कि एक शहर को दूसरे शहर से मिलाती है, जिसको ट्रांजिट एक्सचेंज कहते हैं, उसके हवाले कर दी जाएगी। तो एक सिग्नल है, एक कमांड है कि जी दाव का। तो इस चीज को बेसिकली सिग्नलिंग कहा जाता है। लेकिन ये यहां पे उसी को लेके कि जी आपके 1 and 0s हैं, यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेज लेवल्स एंड देन यू टेक दीज वोल्टेज लेवल्स एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोवेव्स। ये इस चीज को सिग्नलिंग का नाम देने की कोशिश कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी मोबाइल है, आपका जीएसएम में might be you shift your these 1 and 0s on 900 megahertz or maybe 1800 megahertz, या इवन आपका ये वाईफाई है, your signal is converted into 2.4 gigahertz or 5 gigahertz. So this your bits are converted into voltage levels and these voltage levels are converted here. So this is called signaling. Clear हो गया? Okay. अब हम एक और टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। अल्दो मैं यहां पे आपको क्लियर करूंगा कि अगेन हमारे जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो बैंडविड्थ को, और क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स,
इलेक्ट्रिक इंजीनियर के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये तो अब हमारे कल्चर बदल गया कि हर एक यूनिवर्सिटी ने बल्कि छोटे मोटे इदारों ने भी इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर दी, हर चीजें स्टार्ट कर दी। लेकिन मुझे याद है कि जब हम इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में आए थे तो पूरे सूबे से 55 सीट्स थी। उस 55 में आना ऐसे होता था कि जैसे बस तीर मार लिया है। मतलब आगे बात है, पूरा पूरा सूबा है, चित्राल से लेके डी खान तक जितने भी लोग हैं, अहमदाबाद से लेके जो भी आप कहना चाहें, ऑल आर ओनली 55 इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, 55 इन सिविल इंजीनियरिंग, 55 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बाकी एग्रीकल्चर माइनिंग में कोई 10-20 बंदे होते थे। यानी टोटल मिला लें तो कुछ सीटें मिला इंजीनियरिंग की 170-80 से ज्यादा नहीं थी। तो लाजमी तौर पे जब ये 170-80 लोग निकलते थे पूरे सूबे के लिए तो दैट वाज टू लेस। लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले बहुत थे, कॉलेजें भी करा रही हैं, जितनी भी बाकी, ये तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है की थी, इस तरह तो पेशावर यूनिवर्सिटी भी थी, और भी यूनिवर्सिटीज थी, गोमल थी, ब्ला ब्ला, तो वो ज्यादा है, तो उनकी टर्मिनोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल होती है। अल्दो बैंडविड्थ की बजाय ये अगर कैपेसिटी कहता तो ये ज्यादा बेहतर था, क्योंकि ये खुद भी कह रहा है कि बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी, अल्दो बैंडविड्थ इज नॉट द कैपेसिटी। कहता है कि बैंडविड्थ द कैपेसिटी एट विच द मीडियम कैन कैरी डेटा। इवन ये कैपेसिटी की बजाय स्पीड कह देता तब भी मेरे लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल होता। बात समझ आ रही? बैंडविड्थ जो है दैट इज रिलेटेड टू दिस फ्रीक्वेंसी, bandwidth is related to the frequency, and frequency is the number of cycles of any signal per unit time, of signal per unit time. No, not per unit time, but number of cycles per second, number of cycles per second. This is the frequency. मिसाल के तौर पे मेरी वॉइस है, माई वॉइस हैज, अगर आप ने सिग्नल प्रोसेसिंग का कोई कोर्स पढ़ा हो, मुझे नहीं पता कि बीएस लेवल पे आपको कोई करवाते हैं कि नहीं, कम से कम मेरे ख्याल सिग्नल सिस्टम तो पढ़ाते हैं, कि वो भी नहीं पढ़ाते आपकी ग्रेजुएशन में? अच्छा, सिग्नल सिस्टम भी नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारी जो, चाहे ये वॉइस है, चाहे ये ऑडियो है, चाहे ये वीडियो है, ऑल ऑफ देम कैरी सर्टन फ्रीक्वेंसी। इसीलिए आपकी वॉइस और मिसाल के तौर पे हुमायूं और बशीर, इसकी आवाज मुझे क्यों फर्क में पता चल जाती है? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, जिसको आपने एफएससी में पिच के नाम से पढ़ा था, पिच ऑफ द साउंड। जी बिल्कुल। तो कहने का मेरा मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है कि दैट द फ्रीक्वेंसी। अब शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो किसी भी सिग्नल में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम के दरमियान में जितना भी ये फासला है, इसको कहते हैं बैंडविड्थ। हाईएस्ट, जी बिल्कुल। अबू जर भी जो है कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो यही मैंने यहां पे लिखा, हाईएस्ट यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। जो बात अबू जर ने लिखी वही आपको स्क्रीन पे मैंने बताई है। ठीक है अबू जर, क्लियर है? तो इसका मतलब है कि दैट इज डिफरेंट, कैपेसिटी इज डिफरेंट। ओके नाइस अबू जर। तो यहां पे क्या, अल्दो यही फ्रीक्वेंसीज जो यहां पे मौजूद हैं, दे कैरी योर बिट्स, इसलिए इनडायरेक्टली जा तो बिट्स ही रहे होते हैं, इसलिए बात जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो बिट्स को ही समझते हैं कि ये बैंडविड्थ है। although bits are carried by the frequencies and the list of these frequencies is called bandwidth.
बात समझ आ रही? तो आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं कि डिजिटल बैंडविड्थ मेजर्स द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लाजमी तौर पे आपका ये बिट्स, जैसे अभी मिसाल के तौर पे मेरे ये बिट्स यहां से मेरे उसके पास जा रहे हैं, राउटर के पास, एक्सेस रूटर के पास। तो कितने बिट्स जा रहे हैं? दैट इज द अमाउंट ऑफ डेटा। और अभी मैंने कहा दैट इज वर्किंग एट, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द वाईफाई, इट इज ऑन 2.4 बिलियन बिट्स, बिलियन, that is the hertz, 2.5 gigahertz. And do remember that your capacity is measured in the bits per second, bits per second, while your bandwidth is measured in hertz. So they are not same. हमायूं समझ आ रही? हर्ट्स का मतलब ये होता है, जैसे हर चीज का अपना यूनिट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मार्केट में जाके दूध लेना चाहते हैं, घी लेना चाहते हैं, चावल लेना चाहते हैं, हर चीज का अपना यूनिट है। मिसाल के तौर पे आप दूध वाले के पास जाते हैं, हम तो सो ये कहते हैं कि किलोवर का, लेकिन इन रियलिटी इट इज लीटर्स, कि जी 1 लीटर 2 लीटर। अब मिसाल के तौर पे अगर आप चाय वाले के पास या चावल वाले के पास चले जाएं और उसने कहे जी 2 लीटर का चावल, तो कहेगा नहीं, ये बात तो नहीं, चावल लीटर में नहीं होते, कोरना तपोसु का। तो दैट इज इन किलोग्राम्स। इसी तरह अगर आपने लेट करें कि आप कोई भी हम तो यहाँ पे वही बात करते हैं अबाउट दी गैस में भी हम कहते हैं इतने केजी। इट इज नॉट केजीज, it is basically the volume which you are getting. It is decimeter cube or meter cube. तो हर चीज का यूनिट होता है। इसी तरह बैंडविड्थ इज, जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी, तो इस फ्रीक्वेंसी को तो मेजर करना होगा, तो जो इसका यूनिट है